नमस्कार दोस्तों। 2 मई 1972 को एक इटालियन न्यूज़पेपर में ऐसा आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए। रीज़न था उस आर्टिकल का टाइटल, जिसमें लिखा गया था इन्वेंटटा ला मशीना चे फोटोग्राफो एल पेसाटो। इसका मीनिंग ये था कि रोमन कैथोलिक के एपिक सेंटर वेटिकन चर्च में एज ए प्रीस्ट काम कर रहे फादर एर्नेटी क्रोनोवाइजर ने पास्ट इवेंट्स को देखने वाली एक मशीन को बना लिया है और उसकी मदद से उन्होंने जीसस के क्रूसिफिक्शन को अपनी आंखों से देखा है। इस क्रोनोवाइजर नाम की टाइम मशीन के इन्वेंशन में उन्होंने देश विदेश के जाने माने 12 वैज्ञानिकों के शामिल होने की बात भी कही थी। काफ़ी लोगों को लग रहा था कि ये बस एक बकवास है। इवन आज भी इस बात को लेकर लोगों की राय अलग अलग है। चलिए एक बार के लिए लोगों की राय से हटकर हम इस थ्योरी को जान लेते हैं जिसे क्रोनोवाइजर थ्योरी कहा जाता है। आइए जानते हैं आखिर कैसे काम करती है ये क्रोनोवाइजर थ्योरी। दोस्तों, आपने स्कूल टाइम पर साइंस की क्लास में साउंड के चैप्टर में ये तो पढ़ा ही होगा कि साउंड एक तरह की वाइब्रेशन होती है और साउंड वेव को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। कोई भी साउंड वेव 1 सेकंड में जितनी बार वाइब्रेट होती है उसको उतने हर्ट्ज कहा जाता है। अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों के सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से कम की साउंड को हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है अर्थक्वेक से प्रोड्यूस हुई साउंड्स, जिन्हें इंसान तो नहीं सुन सकता लेकिन हाथी और व्हेल मछली जैसे कुछ जानवर उन्हें सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड को हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सबमरीन्स और शिप्स पर समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए लगाई गई सोनार टेक्निक। जब भी किसी वस्तु या जीव से कोई साउंड निकलती है तो वो हमेशा के लिए 0 पॉइंट फील्ड में कैद हो जाती है। मैं एक अलग उदाहरण से आपको ये समझाता हूँ। आपने कभी ना कभी मूवीज में या रियल लाइफ में हॉस्पिटल की वो ईसीजी मॉनिटर स्क्रीन तो देखी ही होगी जिस पर हार्ट बीट मेजर होती रहती है। जब तक वो लाइन ऊपर नीचे हो रही है इसका मतलब है कि वो इंसान अभी जिंदा है और उसकी हार्ट बीट अभी चल रही है। लेकिन जैसे ही वो लाइन फ्लैट हो जाती है तो इसका मतलब है कि हार्ट बीट अब बंद हो चुकी है और उस इंसान की डेथ हो चुकी है। अब जरा साउंड वेव को समझिए। साउंड की जो वाइब्रेशन होती है वो 0.5 हर्ट्ज से कम कभी होती ही नहीं है, जिसके कारण वो कभी भी फ्लैट नहीं होती है और हमेशा के लिए एक वैक्यूम में स्टोर हो जाती है। तो कोई भी साउंड वेव कभी भी हमेशा के लिए खत्म नहीं होती है। अगर हम किसी वैक्यूम स्पेस में साउंड कैचर मशीन के द्वारा उन सभी साउंड्स को रिकॉर्ड करके उन्हें समय की अलग अलग शाखाओं में बांटकर उनकी वाइब्रेशन को बढ़ा दें तो ये क्रोनोवाइजर मशीन उन सभी साउंड वेव्स के बेस पर एक स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है, जिससे वो दृश्य हमारे सामने एक फिल्म की तरह चलने लगता है और इससे उन सबको सुना व देखा जा सकता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि हम तो कोई 32,000 साल पहले या पहली मानव सभ्यता जैसी हेडिंग पढ़ करके वीडियो देखने आए थे, लेकिन यहाँ तो साइंस और वेटिकन चर्च जैसी कुछ बातें हो रही हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इसी क्रोनोवाइजर थ्योरी पर बेस्ड है। ये किताब साइंस फिक्शन, हिस्ट्री, माइथोलॉजी और लेखक की शानदार क्रिएटिविटी का एक बेहतरीन कॉम्बो है। इस किताब के अनुसार गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात में समुद्र की गहराई में डूब चुकी एक प्राचीन मानव सभ्यता की बात की गई है, जिसे लेखक ने नेह संस्कृति का नाम दिया है। लेखक के अनुसार ये सभ्यता 32,000 साल पुरानी है। ऐसी ही एक प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के एक शहर धोलावीरा को कुछ टाइम पहले यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसके बारे में इस ऑडियो बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये आपको कुकू एफएम पर मिलेगी। कुकू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हजारों बुक्स ऑडियो की फॉर्म में मिल जाएंगी। अगर आपके पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो ये आपके लिए एकदम सही है। आप इसके एनुअल प्लान को परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो आप अभी तक अगर उन लोगों में से थे जिन्होंने कुकू एफएम को ट्राई नहीं किया है तो ये बहुत अच्छा मौका है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर चेक कीजिए। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, इस 32,000 साल पुरानी सभ्यता की खोज इंडियन ओशनिया इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई और ASRC यानी आर्कियोलॉजी साउंड रिसर्च सेंटर के द्वारा इस पर रिसर्च की गई,
जो आज भी जारी है। ASRC ने ये रिसर्च क्रोनोवाइजर मशीन की मदद से की और रिकॉर्ड की गई सभी साउंड वेव्स को एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से आज की भाषा में डिकोड भी किया। इस किताब में कई विषयों पर बात की गई है, जैसे इनके द्वारा याक को पालतू बनाना, उसका दूध निकालना, उसके दूध से दही जमाना या मक्खन निकालना, यहाँ तक कि किस तरह उन लोगों के द्वारा गलती से दुनिया की पहली मिठाई खोया बनाई गई, किस तरह पहली बार एक चिड़िया की हड्डी से एक बच्चे के द्वारा अनजाने में दुनिया की पहली बांसुरी बनाई गई और संगीत की शुरुआत हुई। लोगों ने कपड़े पहनने की शुरुआत क्यों की? इसके लिए जो ज्यादा प्रचलित तर्क है वो ये है कि सर्दी से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन अगर ये तर्क सही है तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि वे लोग गर्मियों में भी कपड़े क्यों पहनते थे। असल में वे लोग सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए लंबे कपड़े पहनते थे ताकि उनका पूरा शरीर ढक सके, लेकिन गर्मियों में पुरुष अपनी जांघों पर एक लंगोटनुमा कपड़ा ही बांधते थे ताकि उन्हें शिकार करते समय भागने दौड़ने में कोई परेशानी ना हो। जबकि महिलाएं गर्मियों में 2 टुकड़ों में कपड़े पहनती थी, एक ऊपर के भाग में वक्ष स्थल को बांधने के लिए ताकि शिकार के समय उन्हें भी भागने दौड़ने में कोई परेशानी ना हो, और दूसरा कपड़ा वे कमर के ठीक नीचे बांधती थी ताकि पीरियड्स के दौरान वे अनकंफर्टेबल ना हो। अगर हम खाने की बात करें तो किस तरह इन लोगों ने जानवरों के मांस को समुद्र के पानी के साथ मिलाकर पकाया और उसे स्वादिष्ट बनाया, और कैसे पहली बार महाभोग की शुरुआत हुई जिसमें 1000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, और ये भी कि उसका नाम महाभोग ही क्यों रखा गया। किस तरह से इन लोगों ने एक गुरुकुल व्यवस्था बनाई जिसमें किसी भी कबीले का गुरुकुल के ऊपर कोई एकाधिकार नहीं था। गुरुकुल के सारे अधिकार गुरुकुल के पास ही संरक्षित थे। वो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें गुरुकुल भले ही किसी भी कबीले में स्थित हो, लेकिन वहां पर ज्ञान अर्जित करने के उद्देश्य से दुश्मन कबीले के बच्चे भी आ सकते थे। और उस गुरुकुल में महागुरु की उपाधि एक वृद्ध महिला के पास थी जिन्हें सभी महागुरु सुधी कहकर सम्मान देते थे। जरा कल्पना कीजिए कि आज से 32,000 साल पहले कबीले से एकदम अलग चिकित्सालय की, जहां पर वैद्य धनवन के द्वारा पहले से कटकर अलग हो चुके मानव अंगों को पुनः जोड़ने की चिकित्सा प्रारंभ हुई। उस समय पर लोगों की औसतन आयु 100 से 125 साल थी। बहुत से लोग तो इससे भी ज्यादा जीते थे। ऐसी ही एक महिला दामा का जिक्र इस किताब में मिलता है जिनकी आयु लगभग 150 वर्ष से ज्यादा थी वो अपनी 9 पीढ़ियां देख चुकी थी। इस किताब में किन्नर समाज का भी जिक्र मिलता है। उस समय पर उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था, बल्कि पूरे समुदाय की सुरक्षा और हथियार बनाने की जिम्मेदारी किन्नरों के पास ही थी। इस किताब में कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जिन पर लेखक को थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए थी। उनमें से 2 का जिक्र मैं यहाँ आपके साथ करता हूँ। पहला, जब हम लोग आज से लगभग 4000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो हमें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिसर्च से पता चलता है कि हड़प्पावासी घोड़े से अनजान थे। उन्होंने कभी घोड़े को देखा ही नहीं। केवल राजस्थान में कालीबंगा नाम की जगह पर ही एक घोड़े के अस्थि पिंजर के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन रत्नेश्वर जी के अनुसार उनकी किताब में आज से 32,000 साल पहले गोमती कबीले के प्रमुख बो के द्वारा घोड़े को अपना वाहन बनाने का जिक्र मिलता है। दूसरा, द्वारिका के बारे में हम सभी ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी आज से लगभग 5000 साल से भी पहले समुद्र में डूब गई थी। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिसर्च के अनुसार द्वारिका के प्रमाण हमें गुजरात के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर मिले हैं, और रत्नेश्वर जी के अनुसार द्वारिका नगरी उसी नेह संस्कृति के ऊपर बसा हुआ एक शहर था, जबकि वास्तव में डूब चुकी द्वारिका का स्थान गल्फ ऑफ खंबात से लगभग 500 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, रत्नेश्वर जी के द्वारा लिखा गया ये महायुग उपन्यास इतना बड़ा है कि उसे एक ही किताब में लिख पाना उनके लिए संभव नहीं था, तो उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा है ताकि इसे पढ़ने में आसानी हो सके। इस किताब को प्रभात पेपरबैक्स के द्वारा पब्लिश किया गया है। इस किताब की स्टोरी टेलिंग इतनी शानदार है कि एक बार इसे पढ़ना शुरू करने के बाद इसे खत्म किए बगैर आप अपने आप को इसे पढ़ने से नहीं रोक पाओगे। लेकिन अभी भी बहुत से सवाल बाकी हैं, जैसे हिमयुग के दौरान होमो इरेक्टस से होमो सैपियंस बनने का सफर इंसानों ने कैसे तय किया, परिवार का निर्माण कैसे हुआ, समाज का निर्माण कैसे हुआ, ये समाज पुरुष प्रधान था या महिला प्रधान था, शारीरिक संबंधों को लेकर इन लोगों के क्या विचार थे, यहाँ पर ओपन रिलेशनशिप होती थी या 2 लोग एक दूसरे के लिए कमिटेड होते थे, दुनिया का पहला विवाह कैसे हुआ था, दुनिया में पहली बार होठों ने खाने और बोलने के अलावा
प्यार का एहसास कब किया था, कबीले से एक राज्य बनने की शुरुआत कैसे हुई, या पहला राजा कौन बना, या फिर एलियंस का इंसानों से क्या संबंध रहा है। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब हमें मिलेंगे महायुग उपन्यास के दूसरे भाग में। अगर आप इन सवालों के जवाब जानने की इच्छा रखते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जल्द ही आपके इन सवालों के जवाब लेकर आपके सामने आएंगे। अगर आपके मन में संसार की पहली मानव सभ्यता को समझने या जानने की उत्सुकता है तो आपको रत्नेश्वर जी की ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा। अगर आप उसका जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्वेश्चन ये है कि रत्नेश्वर जी के द्वारा लिखी गई पहली किताब कौन सी थी। जवाब पता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अपने नज़दीकी बुक सेलर से ख़रीद सकते हैं, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर चेक कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं और इस तरह की और भी किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमसे और किताब पढ़ना शुरू कीजिए। धन्यवाद।